ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अभी पहली रिकॉर्डिंग में हम IS-38 को डिस्कस कर रहे थे। हमने IS-38 स्टार्ट किया था आज की क्लास में, और अब तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें ये था कि इंटेंजिबल एसेट जो कि विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लाइक सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मेडिसिन के फार्मूले, उनको हम अपनी बुक में आइडेंटिफाई करते, रिकॉग्नाइज करते, बट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। उस पर फिर हमने कहा था कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च और डेवलपमेंट। बाकी तो कॉमन चीजें हैं। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है, आप लोग IS-16 में पढ़कर आए थे। अभी एक सवाल में मैं कॉस्ट भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। यूजफुल लाइफ आप देखेंगे उस सवाल में, उस इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ भी आपको नजर आएगी। सम टाइम अगर रेसिडुअल वैल्यू है तो उसको भी हम देख लेंगे। इसी तरह जो हम प्रोसेस करते थे वहां पे डेप्रिसिएशन का यहाँ पे एमोटाइजेशन होगा, तो वही एमोटाइजेशन जो कॉस्ट होगी या डेप्रिशिएबल अमाउंट वो होगी कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ बताई आपको पहले हाफ में, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च की कॉस्ट को हमने कहा ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। डेवलपमेंट के बारे में हमने कहा कि IS कहता है कि डेवलपमेंट के लिए अनलेस एंड अनटिल आपका क्राइटेरिया मीट ना हो, आप उसकी कॉस्ट को क्या रिकॉर्ड करते हो, ऐसा जी क्या रिकॉर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आफ्टर मीटिंग क्राइटेरिया your development cost can be recorded as कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। यानी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे एक टाइमलाइन से समझाया। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया इंटेंजिबल एसेट के लिए, 2 महीने में 2 लाख रुपए रिसर्च पे लगा दिए, वो हमने रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर दिए। रेवेन्यू एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये बात तो पता है ना सबको। रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है उसी साल इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा और उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस पे हम उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो आपका जो रिसर्च फेज का रेवेन्यू एक्सपेंस था इस सवाल में, वो 2 लाख रुपए था, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हुई थी मार्च की 1 तारीख से, और वो आपकी चली दिसंबर की 31 तक। टोटल आपके डेवलपमेंट फेज पे कॉस्ट लगी 30 लाख रुपए। उस 30 लाख रुपए की कॉस्ट को आपने, एक मिनट स्टूडेंट्स जरा होल्ड कीजिएगा, मैं फाइल दोबारा खोलूंगा, एक मसला हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है कोई। अब सही है, देखिएगा फाइल नजर आ रही है। ये मैंने कुछ लिखा है, नजर आ रहा है। SOP SO L ठीक है, दोबारा SOPL और ये SOS ठीक है। मतलब आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। रिसर्च का 2 लाख, डेवलपमेंट 2 महीने तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, 6 लाख रुपए वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और आखिरी की जो 24 लाख रुपए है जी उषा, ऑल टाइप ऑफ लाइसेंस, लोगो, ये सब चीजें आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका जाएगा 24 लाख रुपए। अब जरा आ जाए, हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे थे जी। ये सवाल आपको नजर आ रहा है सबको, ये सॉरी क्राइटेरिया नजर आ रहा है सबको? Yes sir. अच्छा, पहले तो उसने लिख दिया फॉलोइंग आर द यार्डस्टिक्स दैट शुड बी यूज्ड while recognizing intangible asset from research and development work। तो पहला स्टेप क्या है, रिसर्च या डेवलपमेंट? पहला, Research अब ये क्या कहते हैं रिसर्च के बारे में, नो revenue expenditure note होगा। नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शैल बी रिकॉग्नाइज। रिसर्च से इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा। नहीं होगा। एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट कब रिकॉग्नाइज होगा, शैल बी रिकॉग्नाइज इफ एंड ओनली इफ an entity can demonstrate all of the following। how many points are there?
यहाँ पे कितने पॉइंट लिखे हुए? 3 पॉइंट। 6 पॉइंट है। उसमें आप देखिए पहला पॉइंट ये है, द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। आपने उस प्रोजेक्ट की क्या चेक कर ली हो? टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग, मतलब आपने वो चेक कर लिया हो टेक्निकली किस तरह आप इसको कंप्लीट करोगे ताकि आखिर में ये आपके पास अवेलेबल हो फॉर यूज और सेल। समटाइम इंसान बनाता है इंटेंजिबल एसेट अपने इस्तेमाल के लिए और समटाइम बेचने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके। सेकंड पॉइंट, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज और सेल, मतलब आपकी इंटेंशन भी एकदम कंफर्म होनी चाहिए कि आप बैकवर्ड नहीं करोगे। अब आपकी इंटेंशन है कि नहीं, इसको कंप्लीट करके ही रहोगे, इंटेंशन टू कंप्लीट। थर्ड पॉइंट है एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। अगर आप अपने यूज के लिए बना रहे तो आपकी कंपनी इस, मतलब देखिए हर सॉफ्टवेयर हर कंपनी के ये नहीं होता। तो अगर आप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आपकी कंपनी इस काबिल भी होनी चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकेंगे आप लोग। या अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपने वो मार्केट चेक कर ली हो कि कहाँ पे वो मार्केट में आप एसेट को सेल कर सकेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स among other things. The entity can demonstrate the existence of a market for the output of intangible asset or the intangible asset itself, or if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset. मतलब आप उस इंटेंजिबल एसेट को फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं कि वो आपको फायदा पहुंचाएगा, इवन इंटरनली एक्सटर्नली, अगर आपको बेचना है या खुद यूज करना है, उसका बेनिफिट क्या है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देख लिया कि यार आपकी जो सॉफ्टवेयर में जो है ना बेनिफिट ये होंगे फ्यूचर में कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत सारी कैलकुलेशन टैक्स वगैरह की जो है वो फास्ट हो जाएगी। आपने वहां पे सारे जो है वो कट ऑफ लगा दिए हुए हैं और डायरेक्ट वो टैक्स खुद ही डिडक्ट करके इनवाइस जनरेट कर देता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपने चेक कर ली हो उस फ्यूचर बेनिफिट उस एसेट के। अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज to complete the development and to use or sell the intangible asset। आपके पास उस एसेट को बनाने के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टेक्निकल फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज की, पैसा भी होना चाहिए, टेक्निकल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, और जो अदर नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो भी मौजूद हो, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर इंटेंजिबल एसेट। इट्स एबिलिटी टू मेजर द रिलायबली एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। आपने उसके जो डेवलपमेंट प्रोसेस में एक्सपेंडिचर लगने वाले हैं उनको रिलायबली मेजर कर लिया हो। अब मैं आपको इन शॉर्ट अगर ये 6 बातें बताऊं ना, नंबर 1 ये कि आपने उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर ली हो। नंबर 2 जो है वो आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट हो। अगर मैं मुख्तसर यहाँ पे लिख दूं ये 6 बातें शॉर्टकट में, इधर देखिएगा। पहला पॉइंट है कि आपने उसकी क्या चेक कर ली हो, टेक्निकल। जी कोई बताएगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी। जी मैं इसलिए फिजिबिलिटी होनी चाहिए। जी मैं इसलिए कुछ पॉइंट आप लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि मुझे ये अंदाजा हो कि हाँ आप लोग जाग रहे हैं, और जागने के अलावा मेरी आवाज आपको जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आवाज डिस्ट्रॉक्शन होती है तो मुझे बता दिया करें। कोई इशू तो नहीं हो रहा मेरी साउंड के हवाले से? नहीं सर। गुड। अच्छा भाई, पहला पॉइंट टेक्निकल था। सेकंड पॉइंट था इंटेंशन टू कंप्लीट, मतलब आपकी इंटेंशन कंप्लीट हो। इंटेंशन ऑफ कंप्लीशन। हाँ अब जैसे ये मैं भी है ना आपको एग्जांपल और दूंगा, अभी रुकिएगा, पहले ये पॉइंट लिखता हूँ फिर आपके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। एबिलिटी टू यूज, मतलब आप उस एसिड को यूज करने के काबिल भी हो। पता चला आपको पता ही नहीं है कि ये आपके लिए रेलिवेंट है और आप उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपने चेक कर लिए हो उसके। ये मैं शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। हाँ बस ये 6 पॉइंट्स हैं।
5.1 था आपका अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। भाई जाहिर सी बात है, काम करने जा रहे हैं, पैसा नहीं है, वो काम कर सकोगे जी? फाइनेंस के बगैर काम हो सकेगा? नहीं हो सकेगा ना। क्या टेक्निकल अदर रिसोर्सेज के बगैर आपका काम हो सकेगा? एस्टिमेट्स। अच्छा, ये आपकी जो है वो एबिलिटी टू मेजर द रिलायबली एक्सपेंडिचर। अच्छा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आपने देख लिए हो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आपने मेजर कर लिए हो, ठीक है भाई। यहाँ पे किसी ने कहा कि सिंगल एग्जांपल दे दें ऑल कंडीशन पर। देखिए, मैं एक जर्नल आपसे एक बात करने जा रहा था समझाने के लिए। आप लोग इस वक्त सीएमए कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट होता है। आप ठीक है क्वालिफाइड होते हैं, आपको एक सर्टिफिकेशन दी जाती है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा है सर्टिफिकेशन, सिर्फ वो तो रिटर्न एविडेंस है आपको जो सीएमए का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वो इंटेंजिबल एक तरीके से आपका। अब इसमें देखिए एक मिसाल समझा रहा हूँ आपको, देख समझाने के लिए एक पॉइंट वैसे ही बता रहा हूँ। मतलब ये तो इंटेंजिबल एसेट मतलब इस टाइप का नहीं है जैसे आपको इसको रिकॉर्ड करने बैठ जाए। हम तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड इंटेंजिबल एसेट जब हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। एक पॉइंट आपको कह रहा हूँ कि आपने सीएमए ज्वाइन किया तो आपने टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर ली कि यार तो फलाना बंदा क्वालिफाइड था, टेक्निकली पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो मैं भी टेक्निकली इतना साउंड हो जाऊंगा। इंटेंशन टू कंप्लीट, सपोज करें ये अभी क्वेश्चन मार्क पे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार एक आध सेमेस्टर देखते हैं फिर देखेंगे क्या करना है। एबिलिटी टू यूज या कंप्लीट, तो देखिए जब मुझ जैसा एवरेज स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है, तो आप लोग तो माशाल्लाह ओवर क्वालिफाइड हैं, बड़ी आसानी से आप इस काबिल हैं कि सीएमए कंप्लीट कर सकते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपने ये भी देख लिया कि यार जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊंगा तो मेरी कंपनी में जो मेरी जॉब है इंशाल्लाह उसमें ग्रोथ हो जाएगी, मेरा डेजिग्नेशन अच्छा हो जाएगा, मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं और इंशाल्लाह प्रमोशन हो जाएगी। तो फ्यूचर बेनिफिट भी आपने देख लिया। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, पैसा वैसा तो जो है ना हमारे पास बहुत है, आप लोगों के पास पैसों का तो मसला ही नहीं है। फाइनेंशियल भी पैसा है आपके पास, टेक्निकल रिसोर्सेज भी है, कैलकुलेटर है, किताबें हैं, अदर रिसोर्सेज सब कुछ है आपके पास सीएमए प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी आपको आईसी वालों ने बता दिए कि आपकी ये सेमेस्टर वाइज फीस होती है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के हवाले से बहुत ज्यादा कोई आईसीएमए की फीस बढ़ती नहीं है, एक आध हजार रुपये बढ़ जाती है एक आध साल के बाद। तो बहरहाल मतलब आपने ये सारी चीजें देख ली है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन अभी नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे आपका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। जिस दिन आपकी इंटेंशन भी मतलब कंफर्म हो जाए कि हाँ नहीं अब तो करना ही करना है, तो वो छह की छह बातें मिल जाती है। तो इसी तरह जब कंपनी किसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट फेज पर है, टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर चुकी हो, इंटेंशन टू कंप्लीट स्ट्रांग है, बिल्कुल करना ही करना है, उस काबिल भी है कि यूज कर सकेंगे या बेच सकेंगे, फ्यूचर बेनिफिट भी चेक कर लिए हैं, रिसोर्सेज भी सारी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, टेक्निकल लोग भी मौजूद है, अदर रिसोर्सेज भी मौजूद है, एक्सपेंडिचर भी एस्टिमेट कर लिए। जब ये सारी बातें मौजूद हो जाएंगी उस दिन के बाद से ऑनवर्ड डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या रिकॉर्ड होगी? रेवेन्यू। वेरी गुड। इसका मतलब है ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी ना मई 1 से पहले, मेरी क्या ये छह बातें मौजूद थी, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क था? बिल्कुल क्वेश्चन मार्क था सर। क्वेश्चन मार्क था, वेरी गुड। क्योंकि मैंने ये कहा है कि भाई कोई भी एक पॉइंट भी मिस हो गया ना बात नहीं पूरी होगी। ऑल ऑफ देम, देखिए पॉइंट आईएस ने क्या लिखा है, आईएस ने लिखा है कि यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल का मतलब होता है सारी की सारी बातें एक साथ मौजूद हो। 5 बातें भी होंगी ना तब भी बात नहीं मानी जाएगी, 6 की 6 बातें होनी चाहिए। तो सपोज करें डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी आपने, 2 महीने रिसर्च की, आपने अपने एम्प्लॉय से कहा कि ठीक है यार फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेवलपमेंट, लेकिन आप इंटेंशन टू कंप्लीट पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क पे थे, बाकी चीजें आपको स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन 2 महीने में आपने जब डेवलपमेंट देखी ना तो आपने कहा नहीं यार इंशाल्लाह ये कंप्लीट भी हो सकता है हमारे से। तो अब आपका वो कंप्लीट वाला पॉइंट भी मिल गया। इसका मतलब है मई 1 को आपका क्राइटेरिया मीट हुआ,
तो आईएएस, जब ये सवाल पेपर में आता है ना इस टाइप का, अगर बन के आता है, आया एक दो दफा मैं भी करवाता हूँ, तो वहां आपको बता दिया जाएगा क्राइटेरिया किस दिन मीट हुआ है। इज दैट क्लियर जी हाँ स्टूडेंट्स? सर, एक सवाल था सर। जी सर बोले। आजकल जैसे कंपनीज में डेवलपमेंट हो रही है और वो सैप की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा तो रहे। सैप की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह तो चले, वो डेवलपमेंट फेज है। लेकिन जो स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी हैवी बजट होता है स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह, तो वो किस में ट्रीट होगी जो स्टाफ को और ट्रेनिंग जाए, उसका ट्रेनिंग की एक्सपेंडिचर कॉस्ट होगा। आईएएस ने मना किया है अभी, बल्कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी पास पेपर के एक सवाल की तरफ भी जाऊंगा, हैंडआउट में मौजूद है। उस सवाल में बेसिकली एग्जामिनर ने ट्रेनिंग कॉस्ट भी दी है, लेकिन हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ट्रेनिंग को एसेट की कॉस्ट का पार्ट, आईएएस मैंने 16 में भी आपको ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो। मेरे आईएएस 16 का पहला सवाल था हैंडआउट का कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, वहां पर भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट थी। तो ट्रेनिंग की कॉस्ट आईएएस कहता है शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑलवेज भी, जिस तरह रिसर्च है इसी तरह ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आपकी टू बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट? ओके सर। ठीक है। मैं जिस कंपनी में था ना, हम लोगों ने भी सेप इम्प्लीमेंट किया था वहां पे, ठीक है ना। हमें भी 2 ढाई साल लग गए थे, और रिसर्च भी ठीक ठाक की थी हम लोग, हमारे एमडी ने, ठीक है ना। तो बहरहाल वो डिपेंड करता है, और उसके बाद ट्रेनिंग भी दी गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ ली। कोई पॉइंट किसी का? इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, एसेट क्या है, रिसर्च क्या है, सर ये डेवलपमेंट, जो ठीक है, ये सारे बेसिक चीजें हैं। बाकी कुछ चीजें ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टेंजिबल एसेट वाले आईएएस में। अब हम जा रहे हैं हैंडआउट के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। और हैंडआउट मैंने आपको अभी ग्रुप पे शेयर किया नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, चले मैं आपको ग्रुप पे हैंडआउट शेयर कर दूंगा। कुछ चीजें सर लास्ट लास्ट जी लास्ट क्लास, लास्ट असल में यार ये 2 दिन आपको पता ना जश्न आजादी थी, बस बहुत ज्यादा इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जो है वो घूमने शूमने में भी लगे हुए थे। तो इसीलिए मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करता हूँ आफ्टरनून में टाइम निकाल के ना ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, कल और लास्ट क्लास, आज और लास्ट क्लास की चीजें इंशाल्लाह, ठीक है? सर एक चीज बता देंगे सर? जी बोले। सर वो रेजिडुअल वैल्यू के डेफिनेशन में लिखा हुआ है इफ इट ऑलरेडी ऑफ एज। हाँ, इसका ये इस लाइन का सर मतलब क्या है? अच्छा, ये जो, एक मिनट, ये जो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है इसके बोल रहे हैं आप? यस सर, रेजिडुअल वैल्यू के लिखा हुआ है ना, द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ एन एज इन एस्टिमेटेड अमाउंट कंडीशन। लेस एस्टिमेटेड डिस्पोजल कॉस्ट that could be currently realized from asset disposal if the asset were already of an age। मतलब वो ऑलमोस्ट आपका एसेट खत्म हो चुका हो और उस वक्त कुछ कुछ वैल्यू आपको मिल रही हो वहां से, ठीक है। एंड कंडीशन, उसकी कंडीशन ऐसी हो कि ऑलमोस्ट उसको आप यूटिलाइज कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, लेकिन उसको अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो वो आपकी क्या कहलाती है, सेल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। राइट? यस सर। अच्छा, अब जरा इधर आ जाए, मैं हैंडआउट का जो है वो, अच्छा ये हैंडआउट मैंने ये सामने भी रखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा ये। अ, ये इस वक्त ये हैंडआउट नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? जी सर। तो इसमें देखें आप, हमारे पास सिंपल है कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, हमने पढ़ लिया, एसेट, रिसर्च, डेवलपमेंट, कॉस्ट, लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू। और ये देखो 6 पॉइंट भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये 6 पॉइंट? जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब जरा आप ये आ जाए, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। सर इंटेंजिबल एसेट की रेसिडुअल वैल्यू होती है? उषा नॉर्मली नहीं होती, रेयर केस में हो सकती है कि अगर आपका कोई ट्रांसफरेबल है लाइसेंस, और उसकी मे भी, जिस तरह भी मैं सवाल पे जा रहा हूँ यहाँ पे एक लाइसेंस है वो ट्रांसफरेबल है, पहला सवाल। तो रेयर केस में हो सकती है, नॉट नेसेसरी, नॉर्मली आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। और सिर्फ वही इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज होते हैं जिनकी डेफिनेट लाइफ होती है। अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेट लाइफ नहीं है तो वो एमोटाइज नहीं होगा, ठीक है। वो फिर इंपेयरमेंट होती है उसके ऊपर। जैसे मैं गुडविल आपको मिसाल दूं, ये बताओ गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट है इंटेंजिबल गुडविल? लेकिन क्या गुडविल की कोई डेफिनेट लाइफ होती है? नहीं सर, फिर इम्पेयरमेंट कॉस्ट होती है। हाँ, तो गुडविल एमोटाइज नहीं हो सकती, ध्यान में रखिएगा। वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी डेफिनेट लाइफ नहीं होती वो एमोटाइज नहीं हो सकते। आईएएस कहता है
सिर्फ वो इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज होंगे जिनकी डेफिनेट क्या होगी, लाइफ। अब आप देखेंगे, मैं जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल Life दी, होगी। गुडविल की इनडेफिनेट लाइफ है, गुडविल कैन नॉट बी एमोटाइज, ठीक है, रादर देन इट शुड बी इम्पेयर्ड। हमने IAS 36 में गुडविल को इम्पेयरमेंट करते हुए देखा था, याद है आपको ये बात? जी, स्क्रीन पे जी सर कोई बिल्कुल। सवाल आपको नजर आ रहा है इस वक्त हैंड आउट का? कौन सा क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। कि ये हैंड आउट भी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। ये सवाल तो मैं वैसे ही आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर भी हैंड आउट में होते हैं, तो हैंड आउट भी इंशाल्लाह आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। एक्टिव एसेट इंक ऑन्स अ फ्रीली ट्रांसफरेबल टैक्सी ऑपरेटर्स लाइसेंस which it acquired on Jan 1, 2001 at an initial cost of rupees 10,000 US डॉलर। अच्छा, हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए टॉप टू बॉटम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमें सिर्फ 2002 की रिकॉर्ड करनी है, वो भी ईयर एंड पे। लेकिन मैं चले टॉप टू बॉटम चलता हूँ। आपने लाइसेंस खरीदा 20X1, क्या डबल एंट्री बनाई होगी? लाइसेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश या बैंक क्रेडिट 10,000 US डॉलर, ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री बन गई। उसके बाद कह रहे हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द लाइसेंस इज 5 ईयर, 5 साल की इसकी लाइफ है, बेस्ड ऑन द डेट इट इज वैलिड फॉर, इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 साल है। एंटिटी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड टू एमोटाइज द इंटेंजिबल। अब आप मुझे ये बताएं, पहला ईयर एंड आएगा दिसंबर 31 पे, क्या इसके ऊपर एमोटाइजेशन रिकॉर्ड की होगी? जी सर बिल्कुल। कितनी एमोटाइजेशन? 2000। 2000, 5 साल की लाइफ पे। एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल की उसकी वैलिडिटी है जो कि उसकी लाइफ है, और 10,000 US डॉलर इसकी कॉस्ट थी। ये हम डॉलर में बात कर रहे हैं, करेंसी हमारी डॉलर है, ठीक है। अच्छा, 2000 से क्रेडिट हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि दिसंबर 2002 एट द बैलेंस शीट डेट दिसंबर 2002, इसका मतलब है 1 साल और गुजर गया। तो 1 साल और गुजर गया, तो आपने दिसंबर 2002 पे दोबारा क्या रिकॉर्ड किया इसमें? Amortization. एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट। अच्छा, अब हमारे पास ये जो अमाउंट है, अगेन इट वुड बी 2000 एज वेल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एट द बैलेंस शीट डेट ऑन दिसंबर 31, 2002 ड्यू टू गवर्नमेंट permitted increase in fixed taxi fares, trade values of such license was 12,000, accumulated amortization on this date was this। ये तो हमें भी पता है, हमने खुद रिकॉर्ड की है। कितनी एमोटाइजेशन हो चुकी है आज की डेट पर? 4000 हो गए। आपने ये Jan 1 पे 2001 पे कितने का खरीदा था? 10,000. 10,000 US डॉलर का। और कितना एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन कर चुके हैं? 4,000. 4000। कौन सी डेट तक? 4000 दिसंबर 31 2002। ठीक है। अच्छा, ये आप इतना एमोटाइज कर चुके हैं, तो इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 6,000. 6,000। $6,000। क्या मार्केट में $6,000 है या वैल्यू बढ़ गई है? बढ़ गई है सर। कितनी वैल्यू हो गई है? $12,000। 12,000। ये इसकी फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में ऊपर देखें? 5,000. 12,000। अब आप मुझे बताएं, ये 12,000 कौन सी डेट की वैल्यू है? 31,000. दिसंबर 31 2002। अच्छा, दिसंबर 31, 2002 को मार्केट से इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है। आपकी बुक में क्या कैरिंग वैल्यू आ रही थी? 6,000. 6000। तो क्या इज देयर एनी सरप्लस? 6000 सरप्लस। छह हजार आपकी कैरिंग वैल्यू थी, मार्केट में 12,000 का हो गया है,
आपके लाइसेंस की वैल्यू 6000 से इंक्रीज कर जाती है, बढ़ गई। तो दिस इज व्हाट, रीवैल्यूएशन सरप्लस। Surplus। सर जी सर ये इंटेंजिबल एसेट है, हम उसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं। बिल्कुल। सर तो ये जो हम तो अगर फॉर एग्जांपल जो लाइसेंस की बात करें तो उसकी भी एक लाइफ होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। सर जो हम अगर ये मार्केट में हम अपना सेल करने जाएंगे तो हमारी लाइफ जो है ना इसकी लाइसेंस की कम है। बिल्कुल, लेकिन इसी इसलिए लाइफ पे ये कह रहे हैं आज, इसकी इस कंडीशन पे ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर इसने एक बात बोली है कि एट बैलेंस शीट डेट दिसंबर गवर्नमेंट परमिट इंक्रीज ट्रेड वैल्यू ऑफ सच अ लाइसेंस, इस जैसे लाइसेंस की आज की डेट के मुताबिक आज की कंडीशन पे क्या वैल्यू हो गई है 12,000। जी, इसी कंडीशन में, राइट। ओके। हो सकता है लाइफ भी बढ़ गई हो, सवाल में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। क्या पता गवर्नमेंट ने कहा हो कि हम आपके परमिट को इंक्रीज, लाइफ को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए, रिवैल्यूएशन सरप्लस या इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है। कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा? 6000। 6000, ठीक है। अच्छा अब हमसे रिक्वायरमेंट क्या थी, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। व्हाट जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड एट December 31st 2002 to reflect the increase oblique decrease in carrying value, cost or revalued amount, less accumulated amortization on the revaluation date of the operating license based on the trade value of similar license। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पर भी, trade value of similar license। Also, what would be the resultant carrying value of intangible asset after the revaluation? तो पहले तो मुझे बताओ रीवैल्यूएशन की डबल एंट्री क्या बनेगी दिसंबर 31 पे, ये एक्चुअल एंट्री जो रिक्वायर्ड थी जी। सर लाइसेंस डेबिट। इंटेंजिबल एसेट, हाँ लाइसेंस लाइसेंस, बढ़ा दीजिए, डेबिट, लाइसेंस डेबिट और एसिडी कॉस्ट सर सरप्लस क्रेडिट, ठीक है, Surplus। लाइसेंस को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हैं या रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख सकते हैं। सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 6000, 6000 सर से। ये भी अकाउंट है ना। इक्विटी अकाउंट है, Liquidation reserve। इक्विटी अकाउंट है, ठीक है। इसको भी सीधा ट्रांसफर करेंगे, 3 मेथड जो हमने पढ़े। जी जी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है और ये जो हमारा सरप्लस था ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, इक्विटी का पार्ट है और फिर वैसे ही ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे हमने वहां पढ़ा था IAS 16 में। अच्छा अब देखें, एक तो इसने कहा था कि रिजल्टेंट कैरिंग वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरिंग वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन। पूछा है ना इसने, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट कैरिंग वैल्यू। एक तो उसने पूछा था क्या एंट्री बनेगी, वो हमने बना दी। अब हम इसकी क्या शो करने जा रहे हैं, कौन सी वैल्यू शो करने जा रहे हैं? कौन सी वैल्यू शो करने जा रहे हैं? कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा अब सही आ रही है? नो सर, जी सही आ रही है। नो सर। सर क्यों जी अब आ आपने रही चेंज किया क्या? सर आवाज में इशू आ रहा है आपके। अच्छा मैं यार एक मिनट नेट चेक करता हूँ, दूसरा नेट लगा रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोग अभी? जी सर आ रही है। सही आ रही है या मसला कर रही है? यारी सही आ रही है सर। सही आ बेहतर है सर। और
जी स्टूडेंट्स, आवाज बेहतर है, बताइएगा काइंडली। जी सर बहुत बेहतर है। सर बेहतर है। ओके, एक मिनट में जरा और चेक कर रहा हूँ। सर आपने ये बताया था ना कि जब रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर देते हैं तो उसकी कैरिंग वैल्यू जो फेयर वैल्यू है उसी पे चली जाती है। बिल्कुल, तो तो वही इसकी करने फेयर जा रहा हूँ, वैल्यू वही करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा, ये हेडिंग क्या डाली है अभी, नजर आ रही है? कोई हेडिंग डाली है मैंने? कैरिंग वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट पहले 10,000 थी डेबिट, मजीद कितने से मैंने एसेट को डेबिट कर दिया? 6,000 से। तो अब ये कॉस्ट का बैलेंस कितना हो गया? 16,000। 16,000। लेकिन 2 साल में कितना एमोटाइजेशन कर चुका हूँ? 4,000। इसको माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 12,000। ये वही वैल्यू है जो कि आपकी आफ्टर रिवैल्यूएशन कैरिंग वैल्यू होगी, और ये वही वैल्यू है जो कि आपकी आज की फेयर वैल्यू है। एम आई राइट? क्या आज की फेयर वैल्यू इतनी आ रही है? सर ये 6,000 कहाँ से है? 6,000 कहाँ से आया? अभी मैंने आखिरी डबल एंट्री क्या बनाई, जरा देखिएगा। लास्ट डबल एंट्री क्या बनी है भाई? लाइसेंस लाइसेंस डेबिट। डेबिट और रेवोल्यूशन रिजर्व क्रेडिट। कितने से बनी है ये एंट्री? 6,000 से सर। 6,000 से। जी 6,000 आ कहाँ से रहा है? हमारा लाइसेंस रिवैल्यूएशन की कॉस्ट। जी रिवैल्यूएशन की सरप्लस है, दिस इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। हमारा बिल्कुल। लाइसेंस जो है वो अपग्रेड कर दिया। 6,000 से अपग्रेड से मुराद ये है कि हमने लिया था 10,000 का भाई, 2 साल में कितना एमोटाइज कर दिया था इसको? 4,000 सर। 4,000 का। और 2 साल के बाद मार्केट से इसकी क्या वैल्यू नजर आ रही थी? 12,000। 12। हमारे हिसाब से कितने का था? 6,000। कितने का सरप्लस हो गया? 6,000। वो रिकॉर्ड किया। अच्छा, एक बात मैंने शायद आपको शायद ये उस वक्त भी बताई थी, यहाँ पे दोबारा बता दूं कि जब आप सरप्लस रिकॉर्ड करते हो ना, तो आप वन ऑफ द वे ये भी कर सकते हो कि, और करके एक एंट्री बता रहा हूँ, एंट्री ये भी बन सकती थी कि आपको पता है आप अपना एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन रिवर्स कर सकते हो। ये बात पता है आपको? यस यस सर। कितना नहीं पता। कितना एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हुआ हुआ है? 4,000। वो रिवर्स 4,000 किया से पूरा। वो 4,000। अब अभी भी कितना बढ़ाना है एसिड को मजीद? 2,000 से। 2,000 से। अब यहाँ पे आप देखिए सेम एंट्री है, ये भी एक तरीके से सबको क्रेडिट कर देंगे। किसको? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। ठीक है। अब आप देखिए दोनों सेम है। अगर मैं इसके बाद ये बनाऊंगा ना कैरिंग वैल्यू और करके, अब मैं अगर शो करूंगा तो अब मेरी कॉस्ट कितनी शो हो रही है? कोई बताएगा कॉस्ट कितनी शो होगी अब मेरी? 10,000। 10,000 से कॉस्ट होगी। 10,000 नहीं, 12,000 हो जाएगी सर। 12,000। अब कॉस्ट कितनी शो होगी? 10,000 प्लस 12,000। 2,000। यहाँ पे 2,000 12,000। डेबिट किया ना भाई। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ कितना एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन होगा? 0 होगा सर। 0 होगा। वेरी गुड। क्योंकि जितना भी एमोर्टाइजेशन पड़ा हुआ था उन सबको हमने रिवर्स करके क्या कर दिया? 0। तो इसकी कितनी वैल्यू बनेगी दोनों केस के मुताबिक? आफ्टर रिवैल्यूएशन आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? आफ्टर रिवैल्यूएशन 12,000। योर फाइनल वैल्यू वुड बी 12,000। जी भाई, इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा भाई, फिर वही मसला आ रहा है, 3 मिनट रह गए, मीटिंग एंड होने वाली है। तो सर आवाज सही नहीं आ वो क्लास कितने बजे तक होगी? क्लास रही है सर। आवाज सही आ रही है? यस सर। सर बीच में कट रही है बार बार। Sure. एक मिनट। मैंने तो नेट भी चेंज किया यार, अभी दोबारा दूसरा नेट लगा दिया है। नहीं सर अब बेहतर है। जी जी, अभी सही आ रही है। सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं मेरे पास। ये मैंने अपनी जो डिवाइस क्लास में लाता था कितने बजे तक? वो वाली डिवाइस कनेक्ट की है। जी बोले। क्लास कितने बजे तक लेंगे आप? क्लास यार 1 वैसे बजे से। प्लान तो 1 बजे तक था, जैसा आप लोग बोले। नहीं नहीं सर, 1 ही 1 बजे से सर। सर 1 बजे तक ही करना सर। सर कंटिन्यू करें एक बार। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं ना, अब फोन ही 1 बजे। हाँ हम देख लेते हैं। एक मीटिंग और शुरू कर दूं मैं, क्योंकि यार ये फिर अभी फिर सवाल शुरू करूंगा, मीटिंग फिर डिस्टर्ब हो जी जाएगी। सर जी सर। तो इस मीटिंग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और यस सर। और शेयर कर दिएगा सर। लिंक मैं नया थोड़ा लिंक नीचे आपको शेयर करेंगे कर रहा स्क्रीन हूँ। को। जी ठीक।
सर स्क्रीन थोड़ा नीचे करना ताकि जो आखिरी आपने स्टेप बताया वो दिख जाए। सही है। जी सर, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये जो आपने और करके लिखा है इसमें लाइसेंस 2000 से डेबिट किया है ना, क्योंकि 4000 क्यों से किया? एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन रिवर्स कर दिया है मैंने। एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन कितनी पड़ी हुई थी क्रेडिट में? 4000, उसको रिवर्स 4000। किया तो अभी भी सरप्लस में, अभी भी कितना मजीद आपको बढ़ाना है एसेट को, 2000। इसलिए ठीक सही। है ना, क्योंकि वो जब आपने ठीक। सारा एक्यूमुलेटेड रिवर्स कर दिया तो एसेट 10,000 पे आ गया था। ठीक है, सर रिवर्स कर दिया मतलब अभी नो अमोर्टाइजेशन। हाँ तभी तो देखो यहाँ कैलकुलेशन में मैंने क्या दिखाया है, नो एमोर्टाइजेशन, देखो यहाँ पे और करके नजर आ रहा है आपको? यस जी सर। जी। ठीक है ना। तो भाई अब इसमें बहरहाल 1 मिनट आप लोग पहले लाइन पे ही रहे, जितने मैं पहले मोबाइल का रख दिया है। यस, मैं पहले व्हाट्सएप खोल लूँ ना, तो उसमें भी टाइम लग जाता है यार। अच्छा भाई, मैं नया लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये तकरीबन लेस देन 1 मिनट पे जा चुका है, तो किसी भी वक्त ये मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी। तो मैं एक न्यू लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग फौरन उस लिंक को, जिस तरह भी आप लोगों ने ज्वाइन किया था वैसे ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट? ठीक है सर।